गुड मॉर्निंग एवरीवन। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है और कैसे उसका डेवलपमेंट होता है। क्योंकि जब हम बच्चों को टीच करेंगे तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कैसे बच्चे की वृद्धि होती है, कैसे उसका विकास होता है और उसके वृद्धि और विकास में हम कैसे योगदान दे सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चे को कैसे टीच कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि वृद्धि और विकास क्या है। देखिएगा, ये आपको बच्चे के जन्म के बाद उसकी एज के अकॉर्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को शो करते हुए पिक्चर, और इसमें बच्चे की जैसे जैसे ग्रोथ होती है, जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ उसको कुछ अवस्थाओं में बांटा गया है। वैसे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इसको अलग अलग अवस्था माना है, लेकिन हमारी साइकोलॉजी के अंदर मेन जो माना गया है वो चार अवस्थाएं मानी गई है हमारे विकास की। इन चार अवस्थाओं में अगर हम देखें, सबसे पहली जो अवस्था है शैशवावस्था, ये बच्चे के जन्म से लेकर के लगभग 3 साल की उम्र तक मानी जाती है शैशवावस्था। उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और फिर इस स्टेज को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि बच्चे की कुछ गुण जो होते हैं सेम होते हैं लगभग 4 से 7 साल की उम्र में, और 7 से फिर 12 साल की उम्र में कुछ और क्वालिटी बच्चे को देखने में आती है। तो इस स्टेज 4 से 7 वाले को बोलेंगे प्री चाइल्डहुड स्टेज, पूर्व बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड स्टेज, और 7 से 12 को बोलेंगे हम पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, पश्च बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था के 2 स्टेज मानी गई है, क्योंकि कुछ बच्चे के कंसेप्ट बनने शुरू होते हैं, यहाँ पर कुछ कंसेप्ट क्लियर होने लगते हैं। तो इस तरीके से 2 क्वालिटी इस अवस्था में देखने में आती है, इसलिए इस अवस्था को 2 स्टेज में डिवाइड कर दिया है। तो पहली हमने बात की थी शैशवावस्था, दूसरी हम बात कर रहे हैं बाल्यावस्था की, और बाल्यावस्था को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया, चाइल्डहुड स्टेज को प्री चाइल्डहुड स्टेज और पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज। तीसरी जो अवस्था है यह है किशोरावस्था। किशोरावस्था, इस अवस्था को माना जाता है टीन एज कहा जाता है इसको, क्योंकि काउंटिंग में 11, 12, 13, टीन यहां से शुरू होता है 13 से, और ये जाता है 18, 19, क्योंकि अगला तो 20 आ जाता है। तो इस स्टेज को टीन एज भी कहा जाता है, एडोलसेंस है इसको। ये हमारी किशोरावस्था। और जो चौथी है, फोर्थ स्टेज हमारी अडल्टहुड रहेगी, प्रौढ़ावस्था। ये 20 के बाद की रहेगी, इसकी कोई लास्ट पीरियड नहीं है इसका, क्योंकि 20 से लेकर के मृत्यु तक इस अवस्था को माना गया है, प्रौढ़ावस्था को। तो हमारे पास किस किस टाइप के बच्चे होंगे, मेनली हम देखें शैशवावस्था के बच्चे के शैशवावस्था में किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है, ताकि पेरेंट भी इस चीज की तरफ ध्यान दे। तो शैशवावस्था के बच्चे हमारे पास नहीं होंगे स्कूल में, हमारे पास बच्चे होंगे बाल्यावस्था के, किशोरावस्था के, या फिर प्रौढ़ावस्था के। खास तौर से हमारे पास बच्चे होते हैं बाल्यावस्था और किशोरावस्था के। तो हमें इन स्टेज का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि इन अवस्थाओं में बच्चे का विकास कैसे होता है और कैसे हम उनको सिखा सकते हैं। जब हम इस टॉपिक में वृद्धि और विकास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर केवल शारीरिक विकास इसमें शामिल नहीं है, बल्कि इसमें शामिल है शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भाषात्मक विकास और भावनात्मक विकास। यानी कि इन सब विकास के बारे में हमें जानना है कि बच्चे का ये फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोरल, लैंग्वेजिस्टिक, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं शारीरिक विकास को, कि फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का कैसे होता है। फिजिकल डेवलपमेंट जानने से पहले अगर मैं यहाँ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं, जो मोस्टली एस्टेट में देखने को मिलता है कि विकास के फलस्वरूप कैसे परिवर्तन आते हैं, यानी कि जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है तो कैसे चेंज दिखाई देते हैं। परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव चेंज, गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव चेंज, या दोनों तरह के चेंज आते हैं, या ये सभी तरह के चेंज आते हैं।
देखिएगा, बिल्कुल आराम से आपको सोचना है। जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है, सामाजिक विकास भी हो रहा है। तो ये सारे विकास होने से बच्चे में गुणात्मक परिवर्तन आते हैं, उसकी क्वालिटेटिव चेंज आते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो गुणात्मक चेंज तो है ही, साथ ही शारीरिक विकास जब हो रहा है तो बच्चे के अंदर क्वांटिटेटिव चेंज भी आते हैं, परिमाणात्मक बदलाव भी आते हैं। तो परिमाणात्मक बदलाव आते हैं शारीरिक विकास की वजह से, और गुणात्मक बदलाव आते हैं इन सब तरह के विकास की वजह से। तब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा, थर्ड हमारा आंसर होगा। तो हमें साथ के साथ जो टिपिकल से क्वेश्चन है, जो समझने मुश्किल होते हैं बाद में, तो उनको हम साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के। यहाँ हम बात करते हैं बच्चे की वृद्धि की, क्योंकि विकास तो जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन वृद्धि जन्म से किशोरावस्था तक ही होती है और उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। वो आप सब जानते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि 18 साल की उम्र तक जितनी वृद्धि बच्चे में होनी होती है वो हो चुकी होती है, और कुछ मानते हैं कि 20 साल की उम्र तक होती है। तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी हाइट कितनी होती है और किशोरावस्था तक कैसे आगे बढ़ती है, उसका वेट पर क्या फर्क पड़ता है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, प्रपोर्शन उसके सिर और शरीर का अनुपात कितना होता है जन्म के समय और बाद में कितना हो जाता है, ऐसे ही उसके दांतों में क्या परिवर्तन आता है, हड्डी और धड़कन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट की। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी हाइट होती है 18 से 20 इंच। जब आपसे एवरेज पूछा जाए तो आप 19 बता सकते हो कि औसत ऊंचाई बच्चे की 19 इंच होती है जन्म के समय। जब वो 5 साल की उम्र तक आता है तो उसकी हाइट लगभग दोगुनी हो जाती है, और जितनी हाइट बढ़नी होती है किशोरावस्था के अंत तक वो हाइट बढ़ जाती है। यहाँ हम बात करेंगे लड़के और लड़कियों में थोड़ा डिफरेंस होता है। 13 से 15 साल की उम्र में लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं, और 15 से 18 साल की उम्र में लड़के तेजी से बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा कि लड़कियां किशोरावस्था की स्टार्टिंग में अपनी तेजी से हाइट बढ़ाएंगी और लड़कों की हाइट तेजी से बढ़ती है किशोरावस्था के अंत में। वहीं हम बात करते हैं वेट की। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका वेट होता है 7 से 8 पौंड। अब पौंड को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1 पौंड में लगभग 453 ग्राम होते हैं। तो 7 पौंड के बच्चे की हम बात करेंगे तो 3 किलोग्राम और 171 ग्राम के आसपास होता है 7 पौंड का बच्चा। तो ये उसका एवरेज वेट होता है। वैसे इससे कम और इससे ज्यादा वेट के भी बच्चे होते हैं जो जिसके ऊपर माँ के खान पान एनवायरमेंट का फर्क होता है। तो 7 से 8 पौंड उसका एवरेज वेट होता है। जब बच्चा 5 साल की उम्र में आता है उसका वेट लगभग 5 गुना हो जाता है, और वेट पर इफेक्ट रहता है। कोई हम यहाँ पर एंड पॉइंट नहीं कह सकते उसका वेट इतना बढ़ जाएगा, वो वही खान पान और एक्सरसाइज का फर्क पड़ता है उसके वेट पर। नेक्स्ट हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन देखा गया है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके सिर और शरीर इसका अनुपात होता है 1/4, यानी कि एक हिस्से में सिर होता है और बाकी 3 हिस्से में उसका बाकी बॉडी पार्ट होता है। तो ये अनुपात 1/4 होता है। जैसे जैसे बच्चा वृद्धि करता है और बच्चे की वृद्धि पूरी होती है तब उसके सिर और शरीर का अनुपात जो होता है वो 1/8 रह जाता है, यानी कि एक हिस्से में सिर रह जाता है और बाकी 7 हिस्सा उसका पूरी बॉडी होती है। नेक्स्ट दांतों की बात करें। बच्चा जब जन्म लेता है आप सब जानते हैं कि बच्चे के दांत नहीं होते। वो रेयर केस होता है कि 1 या 2 छोटे छोटे दांत बच्चे के दिखाई देते हैं जन्म के समय भी। और वैसे बच्चे के नॉर्मली हम एवरेज की बात कर रहे हैं, 6 महीने की एज में बच्चे के दांत आने शुरू होते हैं, जिसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं, और 4 साल की उम्र तक उसके सारे दूध के दांत आ जाते हैं। जब वो 4 साल का होता है उसके सारे दूध के दांत आ जाते हैं, और ये दूध के दांत गिरना शुरू होते हैं फिर 6 साल की उम्र में। 6 साल की एज में जब बच्चा आता है दूध के दांत टूटने शुरू होते हैं, साथ के साथ उसके स्थायी दांत आने शुरू हो जाते हैं,
यहाँ पर एक चीज और हम करना चाहेंगे कि जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या होती है 20, मिल्क टीथ 20 होते हैं, जबकि स्थायी दांत जो बच्चे के होते हैं वो 32 होते हैं, 32 दांत होते हैं। तो जैसे ही 6 साल की उम्र में दूध के दांत गिरने शुरू होंगे, स्थायी दांत आने शुरू हो जाएंगे, जबकि अक्कल जाट जिसको बोलते हैं वो तो आपकी 20, 25, 30 साल की उम्र में भी आती है। तो वो डिफरेंट हर बंदे में दिखाई देती है कि कब आ रही है। नेक्स्ट हम हड्डियों की बात करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो 270 से लेकर के 300 तक उसमें हड्डियां होती हैं। कुछ हड्डियां बाद में जुड़ जाती हैं। तो एक वृद्धि पूरी होने पर बच्चे में हड्डियों की संख्या होती है 206। ऐसे ही हार्ट बीट, बच्चा जब पैदा होता है उसकी हार्ट बीट बड़ी तेज होती है। छोटे बच्चे को भी हाथ लगा के देखा होगा आपने कि उसकी हार्ट बीट है 1 मिनट में 140 बार धड़कता है एक नवजात शिशु का दिल। लेकिन जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है उसकी धड़कन जो है वो फिर रह जाती है 1 मिनट में 72 टाइम्स, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है बच्चे का दिल। अब ये ग्रोथ की हमने बात की कि बच्चे के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक जब उसकी वृद्धि पूरी होती है तो कैसे कैसे चेंज आते हैं, वृद्धि कैसे होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन, ये अभी बीच में मैंने जैसे बताया आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। एक और क्वेश्चन जो ज्यादातर देखने में आता है वो ये कि वृद्धि के फलस्वरूप कैसे परिवर्तन आते हैं। बच्चे की जब ग्रोथ होती है तो कैसे चेंज उसमें आते हैं। परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव चेंज आते हैं, गुणात्मक क्वालिटेटिव चेंज आते हैं, या फिर दोनों तरह के चेंज आते हैं। देखिएगा बच्चे की वृद्धि हो रही है, चाहे उसकी वेट में हो रही है, हाइट में हो रही है, अनुपात में हो रही है, दांत या हड्डियों में, उसको हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, गिन सकते हैं, नाप और तोल सकते हैं। और जिन चीजों को नापा और तोला जाता है उनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव यानी कि परिमाणात्मक। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा वृद्धि जब होती है तो उसको आप नाप तोल सकते हो, तो इसके लिए हमारा आंसर होगा वृद्धि परिमाणात्मक होती है। जबकि विकास की बात जब करेंगे तो विकास में तो वृद्धि के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, नैतिक सब तरह का विकास शामिल होता है। तब हमारा आंसर होगा ये, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन आते हैं। वृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत हमें दिए गए हैं कि जब बच्चे की वृद्धि और विकास हो रहा होता है तो किस तरीके से हमारे सामने कुछ चेंज दिखाई देते हैं, उनको सिद्धांतों का नाम दिया गया है। और इनमें हम बात करें तो सबसे पहले है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि वृद्धि और विकास वो निरंतर चलता रहता है, रुकता नहीं है। फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाएगी, बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन एक स्टेज के बाद फिजिकल चेंज तो आएंगे ना। माना कि शारीरिक विकास रुक गया, वृद्धि रुक गई, लेकिन शरीर में और चेंज आते हैं। हाइट नहीं बढ़ रही तो क्या हुआ, वेट में तो चेंज आ रहा है, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ में तो चेंज आ रहा है, हमारे सोशल डेवलपमेंट में चेंज आ रहा है, मेंटल डेवलपमेंट में चेंज आ रहा है। अब ये देख लीजिएगा, बच्चा जब छोटा होता है केवल अपने फैमिली तक सीमित रहता है, थोड़ा बड़ा होता है अपने पास पड़ोस दोस्तों तक सीमित हो जाता है, और थोड़ा बड़ा होता है वो अपने रिश्तेदार और उसका सर्कल बढ़ता है, सोसाइटी के कांटेक्ट में आता है, और थोड़ा बड़ा होता है शादी हो जाती है एक दूसरी फैमिली के कांटेक्ट में आता है। और इस तरीके से बच्चे की जो सोसाइटी है वो बढ़ती जाती है। तो ये चीज तो नहीं कह सकते ना कि वृद्धि तो रुक जाती है लेकिन विकास चलता रहता है, और जब तक उसकी जिंदगी रहती है विकास हमेशा होता रहता है। तो ये इसलिए हम ये कहेंगे कि विकास जो है वो निरंतर होता रहता है, क्योंकि सिद्धांतों से क्वेश्चन 101% आता है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल के थ्रू ही आप इनको याद रख सकते हैं, वैसे आप रटेंगे कभी भी याद नहीं हो पाएगा। तो निरंतरता का सिद्धांत, कॉन्टिन्यूटी यही है कि विकास जो है वो निरंतर होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम सिद्धांत की बात करें तो नेक्स्ट है सामान्य से विशेष की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट। देखिएगा एक बच्चा छोटा है, वो उसने देखा डॉगी को, अब डॉगी को देखने के बाद वो सोचता है कि ये डॉगी है और 4 पैरों पर चलता है, घर में डॉगी दिखाई दिया। लेकिन जब छोटे बच्चा बिल्ली को देखता है तो बिल्ली को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये बिल्ली है, या गाय भैंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता।
उसको भी वो डॉगी ही बोलता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो वो सब सामान्य है। जो 4 पैर पर चलने वाले जंतु है उसके लिए तो सारे डॉगी है। लेकिन जैसे उसकी धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, उसको पता चलता है, तो फिर वो डॉगी को डॉगी बोलेगा, उसके बाद बिल्ली को बिल्ली बोलेगा, और गाय या भैंस को गाय या भैंस ही बोलता है। यानी कि स्पेसिफिक की तरफ वो बाद में जाता है, पहले उसके लिए सब जनरल होता है, सामान्य होता है। एक एग्जाम्पल की ओर बात करते हैं। बच्चा जब बोलना सीखता है, मान लो उसने बोलना सीखा मम्मा, वो अपनी मम्मा को मम्मा बोलेगा। जॉइंट फैमिली में खास तौर से इस चीज को ऑब्जर्व किया जा सकता है कि वो अपनी चाची या ताई को भी मम्मा बोलता है, वो अपनी आंटी को भी मम्मा बोलता है। तो क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक की तरफ अभी नहीं जा रहा, उसके लिए सब सामान्य है। एक लेडी जो उसको दिखाई दे रही है वो उसकी माँ है, और वो औरों के लिए भी माँ शब्द ही यूज करता है। लेकिन जब बाद में थोड़ा विकास होने के बाद वो विशेष के लिए यूज करता है, उसके बाद वो आंटी को आंटी, मम्मी को मम्मी और ताई को ताई बोलता है। तो ये सिद्धांत है, पहले सामान्य विकास फिर विशेष की ओर जाएगा। तो सामान्य से विशेष की ओर ये जाता है। खास तौर से एसटेट या सीटेट में इस टाइप से एग्जाम्पल देकर के पूछा जाता है कि बताइएगा किस सिद्धांत की तरफ इशारा करता है। तो जैसा एग्जाम्पल होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको इसलिए दिए जा रहे हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू आप इन पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर सको। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, एकीकरण का सिद्धांत, इंटीग्रेशन। एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चा पहले अपने संपूर्ण अंगों को यूज करता है और बाद में अलग अलग अंगों को यूज करना सीखता है। यानी कि एक एक अंग का अलग से इस्तेमाल नहीं करता, पहले इकट्ठा यूज करता है, बाद में उनको अलग अलग यूज करना सीखता है। एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक 2 साल के बच्चे को बोलेगा कि एक गिलास पानी दे दीजिए। अब वो पानी का गिलास आपकी तरह ना तो प्लेट में रख के लाएगा, ना वो उंगली से पकड़ के लाएगा, वो दोनों हाथों से उस गिलास को पकड़ेगा और बाकायदा अपने शरीर को टच करते हुए कि कहीं गिर ना जाए। यानी कि अपने हाथों के साथ साथ अपनी बॉडी का भी वो सपोर्ट दे रहा है उस गिलास को। अब इतना भारी तो नहीं है ना गिलास, लेकिन उसको एक अकेले अंग को यूज करना नहीं आता, वो संपूर्ण अंगों को यूज कर रहा है। अपनी छाती से उसने गिलास को लगा रखा है, अपनी बॉडी को भी यूज कर रहा है, पूरे हाथों से उंगलियों के साथ उसने उसको जकड़ा हुआ है। यानी कि पहले संपूर्ण अंगों को यूज करता है। थोड़ा सा बड़ा होता है, वो दोनों हाथों से पकड़ के लाएगा। थोड़ा और बड़ा होगा, वो अकेले हाथ से पकड़ के लाएगा। और जब वो मैच्योर हो जाता है तो एक 2 उंगलियों के सहारे से उस पूरे गिलास को पकड़ लेता है। तो ये सिद्धांत कहलाएगा एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट हम बात करें कॉरिलेशन, सहसंबंध। यानी कि जो विकास होता है वो सहसंबंधित होता है। यानी कि अगर बच्चे का शारीरिक विकास सही होगा, फिजिकल डेवलपमेंट अगर बच्चे का सही होगा, तो उसका मानसिक या सामाजिक विकास भी सही होगा। तो विकास जो है वो आपस में संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हैं। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा मान लो ज्यादा फिजिकल उसकी ग्रोथ नहीं हो पाई, बोना रह गया। वो बोना रहने की वजह से वो जब सोसाइटी में जाता है तो कुछ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भी उसके अंदर आता है, क्योंकि और बच्चों को वो सामान्य तौर से देख रहा है, लेकिन वो बहुत छोटा रह गया। और लोग उसको देख के और बच्चे उसको देख के उसको चिढ़ाने भी लगते, कि मजाक करते हुए भी आपने देखा होगा। तो वो बच्चा धीरे धीरे सोचने लगता है कि मैं बाहर ना जाऊं, सोसाइटी में ना जाऊं तो ही अच्छा है। उसके दिमाग में भी वो चीज घूमने लगती है कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, या ऐसा बना तो मेरे साथ बच्चे ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। तो उसके मानसिक विकास पर भी फर्क पड़ता है। तो आप ये सोच लीजिए, अगर बच्चे का एक विकास सही होगा तो दूसरा विकास भी सही होगा। एक विकास अगर बाधित होता है, दूसरे विकास में भी बाधा पहुंचेगी। तो इस सिद्धांत को कहेंगे सह संबंध का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। प्रेडिकेशन, आप कभी विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और हम यूज भी करते हैं। हम कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। यही तो है भविष्यवाणी, कि बच्चा जब छोटा होता है तो हम
मोस्टली कहते हैं कि ये तो बड़ा सियाना बनेगा, या फिर बच्चा तो हेल्दी है तो तगड़ा बनेगा, बच्चा अगर ज्यादा समझदारी के काम करते हैं तो पापा की तरह इंटेलिजेंट बनेगा। तो ये क्या है, यही तो है भविष्यवाणी। ठीक है, तो बच्चे के विकास को लेकर भविष्यवाणी की जाती है, ये भी विकास का एक सिद्धांत है। स्पीड, अब देखिएगा स्पीड की बात करते हैं कि विकास की स्पीड कैसे होती है। उसकी स्पीड कम होती है या ज्यादा होती है। उसकी स्पीड ना तो बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ती है, ना बिल्कुल फ्लैट होती है, ना बिल्कुल स्ट्रेट होती है। विकास कभी कम होता है और कभी ज्यादा होता है, कभी होता ही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि विकास की, देखिएगा ये होती है, ये स्पीड होती है, इसको बोलेंगे स्पाइरल। तो ये विकास की गति होती है, स्पाइरल स्पीड होती है। नेक्स्ट हम बात करें विकास की दिशा कैसे होती है, किस दिशा में बच्चे का विकास होता है। ये चीज भी आप बहुत अच्छे से जानती हैं। सिर्फ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये देखिएगा कि बच्चा विकास कैसे कर रहा है। इनको हटा देते हैं एक बार। और बच्चा है, ये हमने लिया, बच्चा का विकास कैसे होता है, देखिएगा डायरेक्शन कैसे होती है। छोटा बच्चा आपने देखा है, बहुत न्यू बॉर्न बेबी है, मान लो वो 4 महीने का हो गया, लेटा रहता है, बैठना उसको नहीं आता। 5-6 महीने का होने पर आप उसको बैठना सिखाते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं दूसरी चीजों की। और बच्चे को दूसरी चीजों की सपोर्ट देने के बाद 6-7 महीने की उम्र में वो हल्का हल्का बैठने लगता है दूसरी चीजों का सपोर्ट लेकर के। इसका मतलब उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो अभी सीधी नहीं हो पा रही थी, लचक थी उसके अंदर, जिसकी वजह से वो लुढ़क जाता था। तो उसकी रीढ़ की हड्डी का विकास हुआ। ठीक है, और उससे पहले भी देखते हैं कि जब 1 महीने के बच्चे को आप लेते थे तो गर्दन पे हाथ लगा लेते हो। गर्दन पे हाथ लगाने का मतलब ये है कि उसकी जो गर्दन की हड्डी है वो अभी फ्लेक्सिबल है, वो अभी मजबूत नहीं हुई है। तो पहले उसके सिर की ये हड्डी विकसित होती है, फिर आप उसको जब बैठाना सिखा रहे हो तो उसकी रीढ़ की हड्डी विकसित होती है। अब रीढ़ की हड्डी भी हो गई, बैठना भी आ गया बच्चे को, अब उसको खड़ा होना नहीं आता, फिर आप उसको खड़ा होना सिखाते हैं और पैर फटाफट मुड़ जाते हैं। बच्चा ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन जैसे ही 15-20 दिन, महीने के बाद बच्चे को सपोर्ट दे दे के खड़ा करना आपने सिखाया, बच्चा खड़ा होने लगता है। इसका मतलब उसके पैरों का विकास हो जाता है। अब बच्चा खड़ा भी होने लगा तो फिर आप उसको चलना सिखाते हो, तो बच्चे की ये हड्डियां, मांसपेशियां उसकी और मजबूत हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे का जो विकास की दिशा है, दिशा ये ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ, या आप कह सकते हो सिर से लेकर पांव की तरफ होती है। इस विकास को हम कहेंगे लंबवत विकास। लंबवत विकास, इंग्लिश में इसको कहा जाएगा सेफेलोकॉर्डल। सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हो गई विकास की दिशा कि सिर से लेकर के पैर की तरफ बच्चे का विकास होता है। एक विकास और भी होता है जिसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है अंदर से बाहर की तरफ विकास। अंदर से बाहर की तरफ यानी कि पहले रीढ़ की हड्डी का विकास, उसके बाद उसकी भुजाओं का विकास, उसके बाद उसकी हथेली का, और फिर उंगलियों का विकास। अभी एक एग्जांपल लिया था ना हमने कि बच्चे से जब हमने पानी मंगवाया था तो बच्चा गिलास को पूरे बॉडी की सपोर्ट, हाथों के सपोर्ट देके आया था। बाद में वो भुजा उसकी विकसित हो जाती है, विकास हो जाता है, तो हथेली का विकास होता है, हथेली में पकड़ता है, और जब हथेली यहां से विकास हो जाता है फिर उस गिलास को पूरी उंगलियों से पकड़ लेता है। तो इस विकास को हम कहेंगे अंदर से बाहर की ओर। अंदर से बाहर की ओर इस विकास को कहा जाएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो ये विकास की दिशा, 2 दिशाएं होंगी, एक होगा सिर से पैर की तरफ, एक होगा अंदर से बाहर की तरफ विकास। अब ये तो हमने बात की केवल और केवल शारीरिक विकास की। बच्चे के शारीरिक विकास के अलावा मानसिक विकास, जिसको कोग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं,
ये विकास के बेस पर एक थ्योरी दी है जीन पियाजे ने। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एस्टेट में देखने को आते हैं, तो इस थ्योरी को बहुत अच्छे से हम आगे करने वाले हैं। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ये व्यगोत्स्की ने दी है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास के संबंध में एक सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट पर थ्योरी दी है चॉम्स्की ने, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन देखने में आता है। तो डेवलपमेंट टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 4 से 5 क्वेश्चन तो अकेला यही कवर कर जाता है। तो अभी हमने बात की थी शारीरिक विकास की, जिसमें हमने बात की कि बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है। वैसे फिजिकल डेवलपमेंट पर बहुत सी चीजें इफेक्ट डालती है, कि जैसे बच्चे का खान पान कैसा है, रिएक्शन ऑफ ग्लैंड्स, ग्रंथियां अगर सही से सक्रिय हैं, इंटेलिजेंस बच्चे के अंदर कितनी है, फिजिकल एक्सरसाइज बच्चा करता है कि नहीं, सनलाइट ओपन एयर उसको मिलती है कि नहीं, सेक्सुअल डिफरेंसेस, ये सब चीजें इफेक्ट डालती हैं बच्चे के डेवलपमेंट पर। तो फिजिकल डेवलपमेंट जब बच्चे का हो रहा होता है तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, ताकि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट सही से हो सके। और इन थ्योरीज को हम एक एक करके आगे करने वाले हैं, ताकि हमें बहुत अच्छे से ये थ्योरी क्लियर रहे और हर क्वेश्चन को हम क्लियर कर पाए। क्वेश्चन के लिए देखिएगा, हर वीडियो के बाद आपको असाइनमेंट्स दिए गए हैं, तो वीडियो देखने के बाद असाइनमेंट सोल्व जरूर कर लें, ताकि आपको पता रहे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।